हाय फ्रेंड्स, दिव्य ज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूं पंकज राय। आज की वीडियो में मैं लेखपाल और यूपीएसआई की परीक्षा देने वाले दोनों तरह के अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर के आया हूं, भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है, आप चाहें तो वो वीडियो रेफर कर सकते हैं, आपको बहुत नॉलेज मिलेगा। इसके पहले हिंदी वर्णमाला और हिंदी स्वरों के प्रकार, हिंदी व्यंजनों के प्रकार, इन पर बहुत सारी वीडियोस मैंने बना करके ऑलरेडी अपलोड की है। इस वीडियो की क्या खासियत है? इस वीडियो को सिलेबस को ध्यान में रख करके, जो मैंने आपको सिलेबस इसके पहले जो वीडियो भेजी है उसमें आप देखेंगे तो हिंदी के सिलेबस में मैंने पहला टॉपिक यही लिखा है। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, इसमें कितना हद तक पूछा जा सकता है या कितने संभावित प्रश्न बन सकते हैं, उन सारे संभावित प्रश्नों पर इस वीडियो में मैं आपको विचार करूंगा और विचार करके उसकी पूरी व्याख्या करूंगा। कोई भी चीज छूटेगी नहीं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को पॉज करके, रोक करके अपनी पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए ताकि सारे इंपॉर्टेंट चीजों को आप नोट डाउन कर सके। एक बार में देखने पर समझ में नहीं आता है, रेस्ट लीजिए 10-15 मिनट का, कुछ खाइए पीजिए, यहां वहां टहलिए, फिर से वीडियो देखिए, आपको हर चीज समझ में आएगी। मित्रों, एक बात, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको कहूंगा, आप में से बहुत सारे लोगों ने ओम शांति ओम पिक्चर देखी होगी, शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण जी की। उस पिक्चर में शाहरुख खान का एक फेमस डायलॉग है। वो डायलॉग है कि अगर हम किसी चीज को पाने के लिए पूरी शिद्दत से मेहनत करते हैं तो पूरी कायनात, पूरा एग्जैक्ट डायलॉग मैं वैसा नहीं बोल रहा हूं, थोड़ा चेंज करके बोल रहा हूं, तो जब हम किसी चीज को पाने के लिए पूरी शिद्दत से कोशिश करते हैं तो पूरी कायनात हमें उस चीज से मिलाने की कोशिश करती है। कहने का तात्पर्य है कि जब हम किसी चीज को पाने के लिए अपने अंदर चाह रखेंगे, एक सकारात्मक सोच रखेंगे, सकारात्मक सोच को रखते हुए कोशिश करेंगे, कोशिश अनवरत होनी चाहिए। असफलताएं आ सकती हैं, मन ऊब सकता है, पढ़ने का विचार नहीं करेगा, कई बार मन करेगा कि ये तो बहुत कठिन है, लेकिन उन सब सारी बाधाओं को नजरअंदाज करते हुए लगे रहिए। कायनात, पूरा ब्रह्मांड आपकी सकारात्मक सोच का उत्तर सकारात्मक रूप में देगा। आप परीक्षा में सफल होंगे और ये मेरा पूरा विश्वास है। चलिए, इसी विश्वास के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले जान जाते हैं कि भाषा क्या है। भाषा संचार का माध्यम है। शॉर्ट रूप में कहें तो संचार का माध्यम, संचार मतलब एक अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने का एक माध्यम है भाषा, ठीक है। बोली क्या है? अच्छा, भाषा वह होती है जो विचारों के आदान प्रदान का माध्यम तो होती ही है, साथ ही साथ इसको हम बोल भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। बोली क्या है? बोली भाषा का ही एक रूप है जो किसी क्षेत्र विशेष में बोला जाता है, उसको लिखा नहीं जाता। सिर्फ क्या किया जाता है? बोला जाता है, लिखा नहीं जाता। गौर कर लीजिए, बोली और भाषा में बहुत बड़ा अंतर यही है कि भाषा बोली भी जा सकती है और लिखी भी जा सकती है, क्योंकि इसमें जो दो मुख्य रूप होते हैं, मौखिक और लिखित, वो दोनों रूप प्रयोग किए जाते हैं। बोली क्या है? बोली किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा का एक रूप है। तो भाषा का वह रूप जो किसी क्षेत्र विशेष में बोला जाता है वो बोली है, जिसे लिखा नहीं जाता। लिपि क्या है? लिपि की परिभाषा मैं आगे लिखूंगा। आपको एक चीज बताना चाहूंगा, लिपि क्या है, ठीक है। किसी भी भाषा को या मौखिक ध्वनियों को, किसी भी भाषा की मौखिक ध्वनियों को, यानी जो हम बोलते हैं, जो हम ध्वनियां उत्पन्न कर रहे हैं किसी भी भाषा के लिए, उन ध्वनियों को लिखने के लिए बनाए गए समस्त चिन्हों को या निश्चित चिन्हों का समूह ही लिपि कहलाता है। यानी जैसे हम हिंदी भाषा को बोल रहे हैं, हिंदी भाषा को बोलते समय मेरे मुंह से जो भी ध्वनियां निकल रही हैं, इन ध्वनियों को लिखने के लिए जो निश्चित किए गए निशान हैं, उन निशानों का क्रमबद्ध समूह यानी सिस्टमैटिकली जो समूह है वही लिपि है। जैसे अ से लेकर के अह तक, क से लेकर के श्र तक, ये सब क्या है? हिंदी की लिपियां हैं, ठीक है। हिंदी की लिपि है, हिंदी की लिपियां नहीं कह सकते, हिंदी की लिपि है। और व्याकरण क्या है?
देखिए व्याकरण वी प्लस आ और प्लस क्री, क्री धातु है। व्याकरण में क्री क्या है? धातु है, ठीक है। क्री धातु से धातु है, वी और आ क्या है? उपसर्ग। ये दो उपसर्गों से मिलकर के व्याकरण बना है, वी प्लस आ, वी आ फिर करण। अब करण क्या है? करण से तात्पर्य है करने से, तो क्री धातु, ठीक है, प्रयोग की गई है उसमें। तो व्याकरण की ये थोड़ी व्याख्या हो गई। अब इसकी परिभाषा क्या है? ये तो शाब्दिक थोड़ा इसका रूप मैंने बता दिया कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। व्याकरण होता क्या है? व्याकरण करता क्या है? क्या व्याकरण भाषा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है या भाषा ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मित्रों, माय डियर फ्रेंड्स, जब हम पैदा हुए, मां के गर्भ से बाहर आए, जो कुछ भी हमने समाज में देखा, सुना, समझा, उन सब चीजों को जब हम अपनी भाषा से यानी अपनी वाणी से बोल करके व्यक्त करने की कोशिश किए, तो वहां हम भाषा का इस्तेमाल किए। जो भी हमारी मातृभाषा रही, हमारे घर परिवार में बोली जाने वाली भाषा रही, उसे हम धीरे धीरे समझे, दूसरों को बोलते हुए, दूसरों की मुखाकृति को देख करके, मुंह के आकार को देख करके, उनके हाव भाव को देख करके, उनके संकेतों को देख करके, एक छोटा नन्हा बालक जो कुछ भी समझता है वो बोल करके व्यक्त करता है। उस समय उसे व्याकरण नहीं सिखाया जाता, उस समय उसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सिंटैक्स, सिंथेसिस, दुनियादारी ये सब नहीं सिखाई जाती। उस समय उसे भाषा ही सिखाई जाती है। और माँ बाप ये भी नहीं सिखाते कि तुमने संज्ञा का गलत उपयोग किया है, सर्वनाम का गलत उपयोग किया है, ये सब कुछ नहीं। तो व्याकरण कब आता है? जब व्यक्ति भाषा बोलने लगता है, तो वो जो भाषा बोल रहा है, वो जो भाषा लिख रहा है, वो जो भाषा समझ रहा है, उसे शुद्ध शुद्ध लिखना और पढ़ना आ रहा है या नहीं। तो व्याकरण एक शास्त्र है जो किसी भी भाषा को, जिस भाषा का वो व्याकरण रहेगा, उस भाषा की बात कर रहा हूं। तो व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध शुद्ध बोलना, पढ़ना, लिखना सिखाता है। तो व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है जो किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना समझाता है या बताता है, ठीक है। व्याकरण से तो हम वही करते हैं। अब आ जाइए, ये तो हो गई टॉपिक के अंदर छिपी हुई हर एक पॉइंट की परिभाषा। अब हम इस टॉपिक के अंदर क्या क्या चीजें आपकी लेखपाल की परीक्षा में, यूपीएसआई की परीक्षा में पूछी जा सकती है, उस पर बात करते हैं। चलिए, यहां पर मैंने कुछ पॉइंटों को जॉट डाउन पहले से करके रखा है। 14 सितंबर 1949, नोट करिए डेट। अगर आपने पेन और कॉपी नहीं रखी है तो रख लीजिए। अभी थोड़ा समय मेरी वीडियो में जरूर जाएगा आपको, लेकिन अगर आप समझना है और आपको लेखपाल बनना है, अगर आपको यूपी यानी उत्तर प्रदेश में एसआई के पद पर कार्य करना है, सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्य करना है, तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको वीडियो देखिए, आपको धोखा नहीं दूंगा, आपके साथ धोखा नहीं होगा। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संविधान में संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया। राजभाषा क्या है? यहां तीसरी पॉइंट जरा गौर करिएगा, आपको समझ में आएगा कि राष्ट्रभाषा, तो जो मेरे मित्र, दोस्त, भाई, बंधु, विद्यार्थी, माताएं, बहनें देख रही हैं, वो ध्यान दें। राजभाषा क्या है? सरकारी कामकाज की भाषा राजभाषा कहलाती है, ठीक है। राज की भाषा, ठीक है। राज्य और राज में फर्क है, गौर करिएगा। राजभाषा, संघ की राजभाषा का मतलब है, ठीक है, हमारी सरकार की राजभाषा, ठीक है। अब यहां संघ से मतलब पूरे भारतवर्ष की बात की गई। तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संविधान में संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया, ठीक है। यानी केंद्रीय सरकार जो कुछ भी कार्य करेगी वो किस भाषा में करेगी? हिंदी में। तो सरकारी जो कामकाज किए जाएंगे भारतीय स्तर पर यानी देश राष्ट्र स्तर पर, वह हिंदी में किए जाएंगे। उसके अलावा इंग्लिश में भी किया जाता है, वो अलग बात है। दूसरी बात, संविधान की धारा। अब देखिए हिंदी को किस धारा में मान्यता प्रदान की गई, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इससे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि संविधान में
हिंदी को संघ की राजभाषा कब स्वीकार किया गया? तो ये डेट याद रखिए, यहां से पहला प्रश्न बना। ठीक है, संविधान की धारा 343, नंबर नोट रखिए 343। ठीक है, 343 एक के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी है। ठीक है, ये राजभाषा जो स्वीकार किया गया वो संविधान की धारा 343 के एक में स्वीकार किया गया कि भारतीय संघ यानी भारत राष्ट्र की राजभाषा हिंदी है और उसकी लिपि कौन सी रहेगी? देवनागरी। ठीक है, तो हमने 3 पॉइंट जान लिए माय डियर फ्रेंड्स। आगे आ जाइए। अब कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं, कुछ ऐसे स्टेट्स भी हैं जहां हिंदी बोली जाती है, हिंदी भाषी लोग ज्यादा रहते हैं। वे प्रदेश कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश से अलग हुआ उत्तरांचल, मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़ और बिहार से अलग हुआ झारखंड। तो देख लीजिए, उत्तर प्रदेश उत्तरांचल, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, बिहार से अलग हुआ झारखंड, हिमाचल प्रदेश। ये जो प्रदेश हैं जहां पर हिंदी बोली जाती है, हरियाणा भी ले लीजिए। ठीक है, यहां की जो प्रदेश की जो इन प्रदेशों ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है। यानी ये जो प्रदेश हैं ये हिंदी भाषी प्रदेश हैं और ये प्रदेश क्या करते हैं? हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है। यानी ये स्टेट्स भी अपने सरकारी कामकाज हिंदी में करते हैं। उसके अलावा इंग्लिश की भी डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाते होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वह भी एक प्रतिलिपि बनाई जाती है, वो अलग बात है। लेकिन ये जो हिंदी भाषी प्रदेश हैं, शायद हो सकता है मैंने हरियाणा का नाम छोड़ दिया है, हरियाणा भी आया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है? हिंदी। ये संघ की राजभाषा है, संघ यानी पूरे राष्ट्र की, यानी केंद्रीय गवर्नमेंट जो काम करेगी उनकी बात की गई। यहां पर बात की जा रही है स्टेट्स की, राज्यों की। अब देख लीजिए, महाराष्ट्र में क्या है? मराठी है। गुजरात में क्या है? गुजराती है। वो लोग अपना एक डॉक्यूमेंट्स जो भी बनाएंगे सरकारी, उनकी जो लोकल लैंग्वेज है वहां की, ठीक है, राज्य स्तरीय जो भाषा है उस भाषा में बनेगा। ऐसे ही उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा इत्यादि राज्य जहां हिंदी बोली जाती है, जो हिंदी भाषी प्रदेश हैं, वे हिंदी को अपनी राजभाषा स्वीकार करते हैं और सरकारी कामकाज हिंदी में करते हैं। 14 सितंबर को, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संविधान की संघ की राजभाषा स्वीकार किया गया था, इसलिए हर साल 14 सितंबर को मित्रों प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? अगर डेट दे दिया तो 14 सितंबर को टिक मार्क करिएगा, गौर कर लीजिए। ये सारे प्रश्न हैं। अब इनमें से भी कई प्रश्न बन सकते हैं, हो सकता है वो 4 स्टेट्स का नाम देकर के उसके बीच में सी ऑप्शन या डी ऑप्शन में कोई एक स्टेट इसमें से हिंदी भाषी में दे दे और बोले कि दिए गए प्रदेशों में से किस प्रदेश में हिंदी राजभाषा के तौर पर प्रयोग की जाती है। तो अब अगर आपको इन राज्यों के नाम दिमाग में नहीं रहेंगे तो आप गलती कर सकते हैं। आगे आ जाइए। किन किन भाषाओं की लिपि देवनागरी है? गौर करिएगा। हिंदी दिमाग में रख लीजिए। हिंदी मराठी से पहले भी एक बात करता हूं, संस्कृत की। देव भाषा संस्कृत है, संस्कृत पहले आई, संस्कृत से हिंदी उत्पन्न हुई, इसलिए दिमाग में रखिए सबसे प्राचीन संस्कृत। अगर आपको भूल जाता है तो याद रखिए सबसे प्राचीन क्या? देवों की भाषा क्या? ठीक है, संस्कृत। तो संस्कृत के बाद हिंदी के ही अल्फाबेट्स आप दिमाग में रखिए, मराठी में इस्तेमाल होते हैं। अगर आप मराठी की वर्णमाला देखेंगे तो एक आध लेटर को छोड़ करके, अब उस लेटर की मैं चर्चा नहीं कर सकता यहां क्योंकि वो अननेसेसरी हमारी वीडियो का समय बढ़ जाएगा। संस्कृत, हिंदी, मराठी और इसके अलावा नेपाली। आप अगर कभी नेपाल गए होंगे तो वहां भी देखा होगा आपकी वही लिपि इसी लिपि में लिखा जाता है। वो अलग बात है कि उनका सेंस, उनके वाक्य कुछ और रहते हैं, समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन जिस लेटर का वो इस्तेमाल करते हैं वो देवनागरी लिपि के ही अक्षर इस्तेमाल किया जाता है। तो हिंदी, मराठी, संस्कृत, नेपाली भाषाओं की लिपि देवनागरी है।
कोंकणी जो भाषा है, जो महाराष्ट्र के एक क्षेत्र में बोली जाती है, वहां की भी उस भाषा की भी लिपि संस्कृत बोली जाती है। सॉरी, उस भाषा की लिपि भी देवनागरी है। तो हिंदी, मराठी, संस्कृत, नेपाली, कोंकणी इत्यादि भाषाओं की लिपि देवनागरी है। आगे आ जाइए। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? ब्राह्मी लिपि से हुई है। गौर करिएगा, ये ब्राह्मी शब्द दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है। उत्पत्ति कौन करता है? ब्रह्मा। ये दिमाग में रखिएगा, उत्पत्ति किससे होती है? ब्रह्मा से। तो देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई होगी? ब्राह्मी से। देवनागरी पहले कौन सी ऐसी भाषा है जिसकी प्रथम लिपि देवनागरी है? ठीक है, यानी कौन सी ऐसी प्रथम भाषा है जिसकी लिपि देवनागरी है? तो संस्कृत। संस्कृत सबसे प्राचीन है। नेपाली बाद में आई होगी, मराठी बाद में, हिंदी बाद में, सभी भाषाएं बाद में, संस्कृत सबसे प्राचीन है। इसीलिए अच्छा, इसको देव भाषा भी कहा जाता है, इसलिए नाम देखिए टैली कर रहा है, देवनागरी। ठीक है, तो देव भाषा से देवनागरी, दिमाग में रखिएगा। और उत्पत्ति कौन करता है? ब्रह्मा, उससे दिमाग में रखिएगा ब्राह्मी लिपि। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि से हुई। भाषा के दो मुख्य रूप होते हैं। यूं तो कई पुस्तकों में आप जब पढ़ेंगे सेम टॉपिक, भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण, तो उसमें कहा गया है कि सांकेतिक भाषा भी भाषा का एक रूप है, माना जा सकता है। लेकिन मुख्य रूप की जब बात करेगा तो यही दो मुख्य रूप हैं, मौखिक और लिखित। भाषा दो ही मुख्य रूपों में बोली जा सकती है, क्योंकि यही दो इफेक्टिव हैं। अगर आप सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, मान लीजिए आप मुंह से बोल नहीं रहे हैं, कुछ संकेत कर रहे हैं, आपने कुछ इशारा किया, अगर सामने वाले ने गलत इशारा समझ लिया आपका और कुछ उल्टा पलटा समझ लिया, तो लेनी की देनी पड़ जाती है, जूते चप्पल पड़ने लगते हैं। तो मित्रों, भाषा की दो ही मुख्य रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। क्योंकि जब हम बोलते हैं तो वो ज्यादा प्रभावकारी होता है, और लिखते हैं तो वो ज्यादा प्रभावकारी होता है। संचार के ये दो माध्यम हैं, भाषा के मौखिक और लिखित, ये ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। इसलिए भाषा के मुख्य दो रूपों की जब बात की जाती है तो यही दो मुख्य रूप आते हैं। सांकेतिक भाषा जो तीसरा रूप माना गया है, वो मुख्य रूप नहीं माना जाता। भाषा की इकाइयां क्या है? भाषा की 5 इकाई होती है। 5 चीजों से भाषा बनती है। क्या क्या? ध्वनि यानी जो भी साउंड निकला, साउंड। अब उन साउंडों को लिखने के लिए अक्षर बनाए गए, वर्ण बनाए गए। ठीक है, तो वर्ण आ गया। वर्णों को मिलाया और उनका कुछ अर्थ बनाया तो शब्द बन गया। शब्द क्या है? अक्षरों को हम मिलाते हैं और उसका इस तरह से मिलाते हैं कि उसका कोई अर्थ निकले। ठीक है, तभी तो शब्द बनता है। हम कुछ भी मिला दिए, जैसे म ल क, 3 लेटर है, म ल क, कोई शब्द नहीं है, लेकिन उसी में से क म ल कर दिया तो अर्थ हो गया, क ल म कर दिया तो अर्थ हो गया। मकल या मलक, ये सब शब्द नहीं है। तो कहने का तात्पर्य मित्रों ये है कि ध्वनि भाषा की इकाई है। साउंड का बड़ा महत्व है, खास करके हिंदी में। हिंदी एक ध्वन्यात्मक भाषा है और हर एक ध्वनि के लिए एक निश्चित चिन्ह है, और हर एक निश्चित चिन्ह के लिए एक ध्वनि है। ठीक है, किसी दिन आपको मैं लिपि के बारे में डिटेल में बताऊंगा। वो तो यूपीएससी और आईएएस लेवल की बातें हैं। ठीक है, बड़ा डीप है। आधे से 40 से 50 मिनट लगेगा उसकी व्याख्या करने में कि लिपि की क्या क्या विशेषताएं हैं और क्या चीजें हैं। वो बड़ी गहराई है उसके अंदर, उस गहराई में अभी मैं नहीं जाना चाहता। तो लिपि, वर्ण, शब्द, इतना समझ में आ गया। सॉरी, क्षमा करें, मैंने इसको लिपि बोला शायद। ध्वनि, वर्ण, शब्द। ध्वनि भाषा की एक इकाई है, वर्ण एक इकाई है, शब्द भी इकाई का कार्य करता है। उसके बाद देखिए, ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए हमने वर्ण बनाए, वर्णों को इकट्ठा किया और उनका एक मतलब कह सकते हैं कि एक सार्थक समूह बनाया वर्णों का, तो शब्द बन गया। अब शब्दों को जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं इस तरह से कि वो शब्द वाक्य में इस तरह से प्रयोग हो कि वाक्य के अर्थ की पूर्ति में अपनी मदद दे, तो वो पद बन जाता है। शब्द पद कैसे बनता है? जैसे मेरा नाम ले लीजिए, पंकज है। ठीक है, पंकज हिंदी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, पंकज हिंदी पढ़ा रहे हैं। अगर लिखा जाता हिंदी पढ़ा रहे हैं तो लगता कि वाक्य अधूरा है। पंकज हिंदी पढ़ा रहे हैं, यानी पंकज अगर अलग से आपने मेरे नाम को लिख दिया पंकज, ठीक है, तो यह एक शब्द है।
जब ये स्वतंत्र रूप से लिखा जाएगा या किसी भाषा का शब्दकोश का एक अंग रहेगा, किसी शब्दकोश में, किसी डिक्शनरी में लिखा जाएगा, या कहीं स्वतंत्र रूप से अलग से लिख दिया गया है, तो ये एक शब्द है। लेकिन यही शब्द जब किसी वाक्य में मिल जाया तो क्या बन गया? पद। इसको हमने क्या दे दिया? पद दे दिया, एक पोस्ट दे दी उस वाक्य में, ठीक है, इसलिए इसको पद कहा जाता है। समझ में आ गया होगा। वाक्य क्या है? जब शब्दों को हम इस तरह से रखते हैं कि वे अपना अर्थ देने लगते हैं, हम शब्दों का ऐसा समूह बनाते हैं कि हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकें सार्थक रूप से, उनका कोई एक कंप्लीट अर्थ निकले, तब वो वाक्य कहलाता है। शब्दों का ऐसा समूह जिसका सार्थक अर्थ हो या पूर्ण अर्थ हो, वो वाक्य कहलाता है। इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको और बताऊंगा। उसमें मैं बताऊंगा कि लिपि की परिभाषा क्या है, उसमें मैं बताऊंगा कि हिंदी की उपभाषाएं कौन कौन सी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश, क्योंकि आप कौन सी परीक्षा देने जा रहे हैं, लेखपाल की और क्या, यूपीएसआई की। तो ये दोनों परीक्षाओं में आप अब यूपी से हैं, यूपी की परीक्षा देने जा रहे हैं, यूपी स्टेट से रिलेटेड चीजें तो जरूर पूछी जाएंगी। तो उसमें ये जरूर पूछा जाएगा कि भाई उत्तर प्रदेश की बोलियां कौन सी हैं, तो देर किस बात की, वो भी सिखा देता हूं आपको। अब हम इसमें कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखेंगे। महत्वपूर्ण बिंदु पहले लिपि और व्याकरण के अंग से संबंधित बता देता हूं। लिपि देख लीजिए। लिपि के बारे में मैंने आपको बताया कि मौखिक ध्वनियों को अंकित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों की व्यवस्था लिपि कहलाती है, ठीक है, लिपि कहलाती है। आगे देख लीजिए, व्याकरण के अंग कौन कौन से हैं। व्याकरण के 3 अंग माने जाते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। क्यों 3 अंग माने जाते हैं वो भी सुन लीजिए। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण मानी जाती है, जिसको नष्ट नहीं किया जा सकता या जिसके टुकड़े नहीं होते, जिसको खंडित नहीं किया जा सकता, यानी जो खंडित नहीं होती, सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्णों पर विचार करता है व्याकरण कि भाषा जो लिखी गई है उसमें जो वर्ण हैं क्या वो सही प्रयोग किए गए हैं, उनका आकार सही है कि नहीं है, क्या वो संयुक्त वर्ण प्रयोग किए गए हैं, किस तरह के वर्ण। तो वर्ण के अंदर जो कुछ भी चीजें हैं उन सारी चीजों पर विचार करता है। इसके अलावा यह विचार करता है कि वर्णों में विकार उत्पन्न करके जो नई चीजें बनाई जाती हैं, जैसे संधि, जब हम संधि करते हैं शब्दों में, तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण या अंतिम ध्वनि दूसरे शब्द की का पहला वर्ण या पहली ध्वनि मिलाते हैं, तो वहां पर भी वर्णों पर विचार किया जाता है। तो व्याकरण भाषा के अंदर या भाषा जिन जिन चीजों से समृद्ध है उनमें सबसे छोटी चीज जो वर्ण है उस पर विचार करता है कि क्या वो शुद्ध है, चाहे वो लिखा गया हो या बोला गया हो। शब्द विचार, शब्दों पर विचार करता है, ठीक है, भाषा के अंदर प्रयोग किए गए भिन्न भिन्न आधारों पर जो भी शब्द हैं, चाहे वो उत्पत्ति के आधार पर हों, चाहे वो रचना के आधार पर हों, चाहे वे अर्थ के आधार पर हों, जिन भी आधारों पर हों शब्द, वे सभी शब्दों पर विचार, चाहे वो तत्सम शब्द हों, तद्भव शब्द हों, देशज हों, विदेशी शब्द हों, चाहे वो पर्यायवाची शब्द हों, चाहे वो विलोम शब्द हों, अनेकार्थी हों, समरूपी भिन्नार्थक शब्द हों, हर तरह के शब्दों पर विचार, शब्द विचार आ गया। वाक्य विचार, अब शब्द विचार में आपके समास पर भी विचार किया जा सकता है कि सामासिक शब्द जो बने हैं उनमें कौन कौन से 2 पद प्रयोग किए गए हैं। तो शब्दों पर विचार कि शब्द सामासिक शब्द है या संधि युक्त शब्द है। वाक्य विचार, वाक्यों पर विचार कि वाक्य अर्थ के आधार पर किस तरह का वाक्य लिखा गया है, रचना के आधार पर किस तरह का लिखा गया है, क्या इसमें व्यंग्यात्मकता है या कोई वाक्य या कोई पंक्ति लिखी गई है काव्य की या गद्य की, तो उसके अंदर किस तरह का भाव छिपा हुआ है, क्या उसमें कोई अलंकारिकता है या वो मुक्त छंद लिखा गया है।
दुनिया भर की बातें, वो सारी चीजें वाक्य विचार के अंतर्गत आ जाती हैं। तो व्याकरण 3 चीजों पर भाषा की विचार करता है, वर्णों पर, शब्दों पर और वाक्यों पर। ये सभी के बाद आप विचार लगा लीजिए। अगर आपको भूल जाता है तो सिस्टमैटिकली याद करने के लिए याद रखिए, सबसे छोटी चीज क्या होती है? वर्ण। तो वर्ण पर विचार करता है। वर्ण मिलते हैं तो क्या बनता है? शब्द, जिनका पूर्ण अर्थ होता है। शब्द हो गया, शब्दों पर विचार कर लिया। शब्द मिले, पूर्ण अर्थ बनाए या सार्थक अर्थ निकाले अपने समूह का, तो वाक्य बन गया, वाक्यों पर विचार करता है। तो इस तरह से सिस्टमैटिकली सीढ़ी बढ़िए आगे, वर्ण, शब्द, वाक्य। नहीं भूलेगा। हिंदी को 5 उपभाषा वर्गों में बांटा गया है। हिंदी 5 उपभाषा वर्गों में बटी हुई है, ठीक है। इसके ऊपर हिंदी भाषा की बोलियां और उपभाषाओं के ऊपर मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बना ली है बहुत पहले। आप मेरे वीडियो, जब आप चैनल खोलेंगे तो मेरी वीडियो जो टैग है, वीडियो टैग में जाकर के आप सर्च करेंगे तो आपको भाषा और बोलियों के ऊपर मैंने बहुत पहले वीडियो बनाई है। हिंदी लिटरेचर को समझाते समय 2 वीडियो इस पे मिल जाएगी आपको। इसमें अपभ्रंश भी मिलेगा कि सौरसेनी अपभ्रंश से कौन है, ब्राचड़ से कौन है, ठीक है। तो अलग अलग जो अपभ्रंश हैं, उन अपभ्रंशों से कौन कौन सी उपभाषाएं बनी है, वो सारा वर्णन किया गया है। आगे अब देख लीजिए, बिहारी। बिहारी उपभाषा है भारत हिंदी की। हिंदी की उपभाषाओं में पहला आ गया बिहारी। बिहारी के बाद पहाड़ी, पहाड़ी के बाद राजस्थानी, पूर्वी और पश्चिमी हिंदी। ये 5 जो हैं, ये 5 के 5 मित्रों हिंदी की उपभाषाएं हैं, ठीक है। ये 5 उपभाषा वर्ग है। ये हर एक वर्ग में, हर एक में कई बोलियां हैं। बिहारी एक उपभाषा है हिंदी की, जिसमें मगही है, मैथिली है, भोजपुरी है, ये बोलियां बोली जाती हैं बिहारी उपभाषा के अंदर। जो हिंदी की एक उपभाषा है, इसके अंदर ये बोलियां बोली जाती हैं। पहाड़ी हिंदी की एक उपभाषा है, इसके अंदर कुमाऊनी, गढ़वाली, हिमाचली बोली जाती है। राजस्थानी, इसके अंतर्गत उत्तर, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशाओं के आधार पर, ठीक है। मारवाड़ी, इसके बारे में पिछली वीडियो में बताया हूं। राजस्थानी में, पूर्वी राजस्थान में कौन सी भाषा बोली जाती है, पश्चिमी में कौन सी बोली जाती है, उत्तरी और दक्षिणी में कौन सी बोली जाती है। तो राजस्थान को दिशाओं के आधार पर कौन कौन सी बोलियों में बांटा गया है, वो पिछली वीडियो मैंने बताया है। मारवाड़ी, मेवाती, ढूंढारी, हाड़ौती। आगे आ जाइए पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ राज्य में बोली जाती है। छत्तीसगढ़ी और अवधी के बीच का जो क्षेत्र है, वो बघेल जो राजा लोग रहते थे, उन्होंने इस बोली का प्रचार प्रसार चालू किया था। बघेली जो है एक बोली बोली जाती है। पश्चिमी हिंदी उपभाषा है हिंदी की, 5वीं उपभाषा हम कह सकते हैं। इसका क्रम आप कुछ भी रखिए, ऐसा जरूरी नहीं कि पहला बिहारी होगा, दूसरा पहाड़ी, तीसरा राजस्थानी, ऐसा कुछ नहीं है। आप कुछ भी क्रम में रख सकते हैं, किसी भी क्रम में। खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, बांगरू, हरियाणवी, ये इसकी बोलियां हैं पश्चिमी हिंदी की, ठीक है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियां। अब ये बात मैंने क्यों लाई, ये तमाम तरह की बोलियां हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि सारी बोलियां। अब जैसे राजस्थानी की एक भी बोली, थोड़ा बहुत हो सकता है राजस्थान उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर कुछ मिल जाता हो राजस्थानी, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो खास बोलियां हैं उनकी बात कर लेते हैं, क्योंकि आप परीक्षा देने जा रहे हैं लेखपाल और यूपीएसआई की। तो ये प्रश्न आ सकता है कि उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी बोलियां हैं, या ऐसा ऑप्शन दे सकता है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से देख करके बताइए, या उचित विकल्प चुन करके बताइए कि कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की बोली है। अगर आपको बोलियों के नाम याद नहीं रहेंगे या आपने 2-4 बार पढ़ा नहीं है तो आप भूल जाएंगे। रटने की कोशिश मत करिए, एक बार पढ़िए, याद हुआ नहीं हुआ टिक मार्क करके आगे बढ़ते रहिए। नोट्स तैयार कर लीजिए मेरी वीडियोस का, इजी होगा। दूसरी राउंड में जब आप पढ़ेंगे तो आपको पहले राउंड का थोड़ा बहुत क्लिक होगा, तीसरी बार जब आप रिपीट करेंगे तो पूरी तरह से याद हो जाएगा। खड़ी बोली, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, अवधी, भोजपुरी, बघेली, ये जो हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियां हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मित्रों, अगली बात मैं आपको बहुत जरूरी जो है वो बताना चाहूंगा। देखिए,
हिंदी के जो भी चैप्टर हैं आपके सिलेबस में, चाहे वो यूपीएसआई हो या लेखपाल, मैं सभी कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा। इस तरह से पॉइंट वाइज पढ़ाऊंगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर करूंगा। इसके बाद जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, 3-4 दिन के बाद मैं जो जो टॉपिक्स पढ़ा लिया उसका एक रिवीजन टेस्ट ले लूंगा, 30-40 प्रश्न बना करके। और बीच बीच में आपको मैं सारे सिलेबस से, सारी टॉपिक से रिलेटेड एक कॉमन क्वेश्चन पेपर दूंगा हिंदी से रिलेटेड, ठीक है, जिससे 25 क्वेश्चन मैं का सेट मैं तैयार करूंगा, वो आपको देता रहूंगा, ताकि आपको 25 प्रश्न पूछे जाएंगे खास करके लेखपाल वाली परीक्षा में। तो ये 25 प्रश्न जो हिंदी से आएंगे उसकी प्रैक्टिस आपको होती रहे सभी टॉपिक की, भले ही आपने उसको पढ़ा या नहीं पढ़ा। मेरे चैनल पर आपको सारी टॉपिक्स मिल जाएंगी, आप उसको पढ़ करके टेस्ट दे सकते हैं। तो बीच बीच में आपको सारे टॉपिक से रिलेटेड 25 प्रश्नों का सेट भी दूंगा मैं, और इसके साथ साथ जो टॉपिक मैं पढ़ा लिया हूं उसके सेट्स भी 3-4 टॉपिक होने के बाद दूंगा, ये करूंगा। इसके बाद मैं आपको हर दूसरे दिन आपको सामान्य ज्ञान से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, चाहे वो इतिहास से हो, भूगोल से हो, आपका राजनीति शास्त्र से हो, अर्थशास्त्र से हो, ये जो भी हैं, पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, ये सारे जो टॉपिक्स हैं, सारे जो चीजें हैं जो कि आपकी जीएस जनरल स्टडीज है, चाहे जीके है या करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स भी मैं कोशिश करूंगा देने की आपको। तो ये टॉपिक्स आपको बीच बीच में प्रोवाइड किए जाएंगे, जितनी मेरी कोशिश रहेगी मैं उतना पूरा करने की कोशिश करूंगा, ताकि आप आसानी से यह परीक्षा क्रैक कर सके। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मैं आपसे फिर रूबरू होऊंगा।